गुड मॉर्निंग क्लास। बैकबोन स्ट्रेट, स्ट्रेट बैकबोन। इंसोल कीजिए, ठीक से बैठो बेटा। बैकबोन स्ट्रेट कीजिए। तमाम तरह की बीमारियों का कारण है बैकबोन का सही तरीके से नहीं रखना। ओके, so far we have studied about the circular flow of income. हम लोग पढ़ चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एज पर योर बुक वी आर सपोज टू एंटर इनटू द न्यू कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, मॉर्निंग सेशन में हमने एक बहुत अच्छी बात बताने का प्रयास किया that if you want to reach to a larger objectives, larger goals, you need to start from small things. उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो खिलौने का एग्जांपल दिया था ना, है ना, पजल का एग्जांपल दिया था कि जिसको आप छोटे बच्चे जो है जोड़ते हैं और उनको मालूम नहीं है कि जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेकिन जब जोड़ देते हैं तो एक नई चीज़ बन जाती है। उसी एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का लेसन है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, वो कई हिस्सों में तोड़ा गया है बुक में। उसको तोड़ने की वजह है, उसकी वजह ये है कि बड़े कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से, आसान छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे तो हम, जैसा कि एग्जाम्पल हम पजल के माध्यम से दे रहे थे, हमको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है तो बुक के अनुसार क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपका हेडिंग दिया हुआ। इस पूरे लेसन को अगर हम देखें, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लेसन में कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं। इस लेसन से जो 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 10 मार्क में 6 मार्क का तो न्यूमेरिकल लगभग 99.99 श्योर होता है कि आएगा ही। ठीक है, तो 6 मार्क से क्वेश्चन को सॉल्व करना और 4 मार्क का कुछ थ्योरी का कुछ क्वेश्चन होगा, उसको निकालना, तो टोटल 10 मार्क बन जाते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा और उस समय हमने चर्चा किया, इस बात की हमने चर्चा की और देखा हमने कि किस प्रकार हमारे 3 मेथड्स निकल कर आ रहे हैं। देखा आपने कि पहले हाउ हाउस होल्ड इज सप्लाइंग, व्हाट सप्लाइंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो वो भूमि, श्रम, पूंजी और साहस, इन सब के सहयोग से पहला काम क्या होता है, फर्म जहाँ की प्रोडक्शन की क्रिया हो रही है, प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, और जैसे ही प्रोडक्शन हुआ मतलब जनरेशन ऑफ इनकम वहीं से जनरेट होता है। तो जो काम करने वाले लोग हैं, जो फैक्टर्स हैं, दे नीड रिम्यूनरेशन, तो उनको रिवार्ड मिला। और लैंड को मिला क्या, रेंट, लेबर को क्या मिला, वेजेस, कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट, कैपिटल को क्या मिला, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिला, प्रॉफिट। ठीक है, अब इनको जब इनकम मिला तो उन्होंने इनकम हो गया, तो पहला प्रोडक्ट मेथड आ गया जिसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, इनकम मेथड आया, और जो इनकम आया उसको एक्सपेंडिचर हम खर्च करते हैं, तो एक्सपेंडिचर। 3 मेथड निकल के आते हैं और तीनों मेथड से हमको क्या करना है अंकित, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना है। बड़ा पॉइंट, हमारा फोकस क्या है, नेशनल इनकम। देखो मैं नेशनल इनकम जो बोल रहा हूँ तो आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखो NNPFC, NNPFC है नेशनल इनकम। इतनी सारी बातें नहीं, क्या है नेशनल इनकम, क्या है NNPFC। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, कोई बात, लेकिन आपके दिमाग में 1 मार्क का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अभी आपसे कोई पूछेगा अगर कि नेशनल इनकम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम, तो सब बहुत सारे दिए होंगे, GDP दिया होगा, GNP दिया होगा, FC मान लो। ठीक है, ये नन ऑफ दीज भी दिया होगा, तो आप मार्क कर सकते हो NNPFC, क्योंकि सर ने चर्चा किया था NNPFC इज अ नेशनल इनकम। 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ ना।
बट पॉइंट। तो आप कोई भी चीज़ है अगर ध्यान से देखोगे, और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कहीं नोट भी कर रहे होंगे, अगर आप अच्छे हैं तो कहीं नोट भी कर रहे होंगे, अगर आपके अंदर वैल्यू सिस्टम है कि हम स्टूडेंट हैं, फील है स्टूडेंट वाला, तो कहीं धीरे से नोट कर लिया होगा कि सर ने बताया नेशनल इनकम, हो सकता है मुझे कहीं जरूरत पड़ जाए। अगर आपके अंदर स्टूडेंट वाला भाव है तो आप जरूर नोट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं आऊँगा, नोट दिखाऊँगा कि मैं देखूँगा कि कहाँ कहाँ किन किन बच्चों ने नोट किया है। इसी तरह से नॉलेज एक्युमुलेट होता है। क्षणसा कणसा च विद्याम चिंते क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। ठीक है, जैसे कॉइन बॉक्स में आप एक एक पैसा डालते हो गुल्लक भर जाता है। नॉलेज का एक एक हिस्सा, एक एक पार्ट, एक एक पार्टिकल, वो क्या है, आपके नॉलेज को आपकी मेमोरी में जाएगा। इसे नोट करते जाओ, पंडित जी की कथा नहीं है। ठीक है, गट पॉइंट कि सुने और निकाल दिए, सुनो, श्रवण करो, उसको नोट करो, वो आपका हिस्सा बनेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ आपका हिस्सा तभी बनेगा जब कहीं नोट करोगे, नहीं नोट करोगे भूल जाओ। चलिए, तो हमारा मोटो क्या है, टू फाइंड आउट NNPFC, नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम निकालने में बहुत सारे उसमें कंपोनेंट्स उसके इतने हैं कि हम अगर डायरेक्ट उस पर बात करेंगे तो इसमें तो हम क्या कर रहे हैं, उसी पजल की सहायता ले रहे हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स, केरला कहाँ है, हिमाचल कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, और सबको जोड़ दिया तो भारत बन गया। ठीक है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। हम देखेंगे कि क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हो, जीडीपी की बात आप क्लास 10th में ही पढ़ चुके हो। वहाँ एफसी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, इन सब की बात नहीं किया था। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अकाउंटिंग ईयर, है ना, इन 1 ईयर, ऐसे करके एक डेफिनेशन छोटा सा लिखा था। आपको जीडीपी बता दिया गया है वहीं पर, उतना डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया गया है, बट एक कॉन्सेप्ट तो दे दिया गया कि इस देश में जो कुछ भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं उनका जो भी वैल्यू है, मूल्य है, उसको जोड़ देंगे तो एक डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। वो ग्रॉस होगा, नेट होगा, वाला कहानी है, वो हमारे इस 12th क्लास के हिस्से में जाता है। लेकिन वहाँ छोटा सा एक जानकारी आपको हो गई जीडीपी की, तो वही डोमेस्टिक जो जीडीपी यहाँ पर आप देख रहे हो, डी, वो हम डी की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, उसी पर हम चर्चा करेंगे। बड़े पॉइंट देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी सामान्यतः हम कहते हैं कि भारत का अगर हम मैप बना देते हैं तो उस मैप में जो भी हिस्सा दिखाई देता है वो डोमेस्टिक है। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो सकता है सामान्य तरीके से, लेकिन इकोनॉमिक्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट इज देयर, दिस वन इज देयर, बट एक वो उसका एक छोटा सा हिस्सा, इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, पॉलिटिकल टेरिटरी। क्या नाम दे रहे हैं, राजनैतिक भूभाग, जिसमें भारत की राजनीति, हमारा जो इलेक्शन होता है, जो भी होता है ना, तो वो सारे भूभाग पर जो भी होता है वो भारत की टेरिटरी का हिस्सा है, तो इसको हम पॉलिटिकल टेरिटरी का नाम देते हैं। साथ ही साथ आपकी बुक में दिया हुआ है 1, 2, 3 पॉइंट, तो हम इसमें ऐसे कर दे रहे हैं +1 +2 +3 बड़े पॉइंट। इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारी जो नई संरचना बनती है वो है हमारी क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान बढ़ाइए, अटेंशन दीजिए, आपस में बात मत कीजिए और समझाऊंगा। पॉलिटिकल टेरिटरी, ये तो समझ में आ रहा है ना, इस देश के भूभाग में रहने वाले जो लोग भी हैं, चाहे वो कोई भी हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, जापानीज हो, इवन पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, है ना, चाइनीज हो, ठीक है, वो सब जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेंगे, उनकी कंपनियां अगर यहाँ है, ध्यान से अंकित ध्यान दे, आपका ध्यान 12 भटक रहा है। बड़ा पॉइंट, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी, चाइनीज, अमेरिकन, रशियन, श्रीलंकन, जो भी, उनके द्वारा जो इनकम होगा वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। वो किसकी टेरिटरी का हिस्सा होगा, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। बड़ा पॉइंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। पहले हम इसको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आज में बुक में दिया हुआ है। हम जब डोमेस्टिक टेरिटरी कह रहे हैं, हमने एक सामान्य आपको तरीका बताया कि इस मैप के अंदर, पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी। पॉइंट नंबर 1 नोट कर ले, ठीक है। इसके अलावा अगर भारत की एम्बेसी, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, भारत की एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स, ये ऐसी बॉडीज हैं, एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स, जो जहां से किसी भी देश का रिलेशन दूसरे देश के साथ आदान प्रदान, लोगों का आवागमन, पासपोर्ट बनना, ये सारे काम गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो एजेंसीज करती हैं, वो ऑफिसेज करती हैं, जिसको हम एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स कहते हैं। बड़ा पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर भारत का कोई भी एम्बेसी अमेरिका में है, ठीक है, भारत का कोई भी एम्बेसी, मान लो ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसमें यूएसए है, भारत के, ध्यान देंगे आप, भारत की एम्बेसी कहाँ है, यहाँ है, ये हमने लिख दिया भारत, बी फॉर भारत। बड़े पॉइंट, कहाँ है, बोलो कहाँ है, कहाँ है? तो हम क्या बोल रहे थे कि ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया, बी फॉर भारत, भारत की एम्बेसी, किसकी एम्बेसी, भारत की एम्बेसी कहाँ है, यूएसए में। ओके, भारत की एम्बेसी अगर यूएसए में है तो वहाँ जो भी काम हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडियाज एम्बेसी इन अमेरिका, ये अमेरिका में है। इंडियाज एम्बेसी मान लो चाइना में है, ये चाइना, इंडिया की एम्बेसी है, भारत यहाँ पे लिख दिया। इंडिया की एम्बेसी मान लो सिंगापुर में है, यहाँ पे लिख दिया भारत, यहाँ 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 अमेरिका, चाइना, सिंगापुर, भारत की एम्बेसी है। अमेरिका में जो इनकम जनरेट हुआ वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा, चाइना में जो एम्बेसी में इनकम जनरेट हुआ वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा, सिंगापुर में भारत की एम्बेसी में जो इनकम जनरेट हुआ वो भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा। बात समझ में आ गई? एम्बेसी और कॉन्सुलेट में समझ में आ गया। अब आते हैं, मान लो कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है चिका, ध्यान दीजिए, बात से मजाक नहीं, बड़े पॉइंट, ये मान लो इंटरनेशनल वाटर है, हमारे यहाँ से 12.5 किलोमीटर जो है ना, कितना नॉटिकल माइल्स है ना, तो उतने नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का 21.9 किलोमीटर, ओके, ठीक है, तो वहां तक हमारा टेरिटरी का हिस्सा वाटर बॉडी माना जाएगा, ठीक है। उसमें अगर कोई आता है बाहर का वेसल कोई भी, तो हमको राइट है कि उसको मार दे, कोई क्लेम नहीं हो। लेकिन इंटरनेशनल एरिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते। यहाँ चाइना भी आ सकता है, इंडिया भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बड़े भाई। और यहाँ पर मान लो कि कोई ऑयल रिग्स है, मतलब जहाँ पर तेल निकाला जा रहा है, बड़े भाई, भारत की कोई कंपनी वहाँ निकाल रही है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो भारत क्या होगा, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इंटरनेशनल वाटर एरियाज में, बड़े पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर भारत का, जैसे मान लो इंडियन एयरलाइंस का विमान है, सिंगापुर और चाइना के बीच में ये मूवमेंट हो रहा है, एरोप्लेन है मेरा वाला, बस ऐसा मेरा एरोप्लेन है, ठीक है, चीप कॉस्ट है ना, ठीक है, ठीक है, बस बंदे ये, ठीक है, ओके। तो मैं जो कोई इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन मान लो, वो सिंगापुर और बीजिंग के बीच में ट्रेवल हो रहा है, उसके एयरवेज में जा रहा है ना, दोनों कंट्रीज के बीच में उसका मूवमेंट हो रहा है मान लो, तो उससे जो भी इनकम होगा, वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, गुड्स का भी होगा, पैसेंजर भी जाएंगे, है ना, तो उससे जो भी इनकम हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हो रही है, वो इनकम भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। आई एम क्लियर? आई एम क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? बड़े पॉइंट, जिस तरीके से मैं भारत के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी दूसरे देश का, चाइना का एम्बेसी अगर भारत में है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा? चाइना, ठीक है। इसी तरह एरोप्लेन में भी वही होगा बात, ठीक है, ऑयल रिग्स में भी वही बात होगा। मेरी बात समझ में आई? अब इसको और आसान करते हैं,
ये समझ में आ गया ना? फिर भी आसान करते हैं। इन जो भी कॉन्सेप्ट है एम्बेसी का, ऑयल रिग्स का, ठीक है, हाँ, मिलिट्री प्लेटफॉर्म है उसका, या ये एयरप्लेन का जो कॉन्सेप्ट दिया, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, जहां जहां भारत का झंडा लगा रहेगा वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। एम्बेसी में, किसी भी देश की एम्बेसी में जाओगे, कभी चाणक्यपुरी एरिया दिल्ली में चले जाओ, वहां जाओगे एम्बेसी का एरिया, वहां जिस देश का भी एम्बेसी होगा उस देश का झंडा होगा, वहां जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन, अमेरिका का एरोप्लेन है, भारत में आ रहा है, अमेरिका का झंडा लगा होता है, ध्यान देना कभी, ठीक है। तो जापान का झंडा लगा होता है तो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। थर्ड पॉइंट, इसी तरह ऑयल रिग्स में जहां का झंडा लगा होता है, लगा रहेगा, वो वहां की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि आप कितना समझ पाए हो मेरी बात को, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, आप जिससे पूछूंगा वही आंसर देंगे आप। बड़ा पॉइंट, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अलर्ट रहेंगे आप, सब लोग अलर्ट मोड में रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप लोग किताबें बंद कर लो, किताबें बंद कर लो और मेरी बात, मेरे क्वेश्चंस को बस ध्यान से देखेंगे। चलिए, ओके, गेट रेडी, गेट रेडी, बोलो भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेडी। पहला क्वेश्चन है, इंडियन कंपनी इन लंदन, तुषार खड़े हो जाएंगे। एन इंडियन कंपनी इन लंदन, भारत की कंपनी है और लंदन में काम कर रही है, क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा? भारत की कंपनी है लेकिन काम कर रही कहाँ? लंदन में, तो क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा? कितने लोग यस कर रहे हैं? रेजो हैंड। देखो, अपने खुद से सोचो, ठीक, खुद से सोचो। हमने क्या कहा कि अगर भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी है इसमें, एंड इंडियन कंपनी, और कहाँ काम कर रही है? लंदन में, तो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। बड़ा पॉइंट, जहाँ काम कर रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो, कि अमेरिकन यहाँ काम कर रहा है, पाकिस्तानी काम कर रहा है, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा हो रहा है। इसी तरह भारत की अगर कंपनी वहाँ काम कर रही है, भारत का व्यक्ति कोई वहाँ काम कर रहा है, तो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। बड़े पॉइंट, चलिए बैठ जाइए। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ का है? कंपनी अमेरिका की है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अगर वहाँ की कंपनी है और भारत में काम कर रही है, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा या नहीं होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। लोकेटेड कहाँ है? भारत में लोकेटेड है। बड़ा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, कंपनी इन इंडिया, मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट है कि जापानीज कंपनी या इंडियन कंपनी मान लो हो, और किसी जापानीज ने उसका चेयरमैन हो, एमडी हो, तो क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा? yes, कितने लोग बोल रहे हैं यस? रेज योर हैंड। कितने लोग बोल रहे हो यस? रेज योर हैंड। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी इन इंडिया मतलब भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है, कंपनी इन इंडिया, ठीक है, ओन्ड बाय जापानीज, जापानीज कंपनी, जापान का व्यक्ति उसका मालिक है, ठीक है। तो मतलब क्या, जापानीज कंपनी इज वर्किंग इन इंडिया, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ, ठीक है। तो क्या भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा? रेज योर हैंड। कितने लोग बोल रहे हो? होगा, होगा, इप्सिता होगा, वेरी गुड, लक्ष्मी होगा, तुषार होगा, मुकुल होगा, अभिषेक होगा, अमीषा होगा, अमीषा बोल रही नहीं होगा, आप बोलिए। होगा, होगा, निधि होगा, होगा, श्योर, अंजू, ये होगा क्योंकि भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है बेटा।
भारत की टेरिटरी में है। ओन्ड भले ही जापान के द्वारा किया गया हो, जापानीज कंपनी हो, जापान का इंडिविजुअल हो, लेकिन कंपनी कहाँ है? भारत में है, इसलिए भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। चलो एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपस में शायद कुछ लोग बात कर रहे हैं, इसलिए बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क में भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं होगा? रेज योर हैंड। भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगा, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगा, क्योंकि कंपनी कहाँ काम कर रही है? अमेरिका में काम कर रही है, अमेरिका में काम कर रही है, इसलिए अमेरिका के डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा। करेक्ट है? करेक्ट है? चलो ओके, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडियन एम्बेसी कहाँ की एम्बेसी है? झंडा किसका होगा? भारत का। जापान में हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे चाइना में हो, किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना, इन चाइना स्टेट बैंक का ब्रांच कहाँ है? चाइना में है, तो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होगा, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, झंडा किसका होगा? रसिया का। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका होगा? रसिया का, इंडिया का नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, अमेरिका में है, अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं। आपको समझ में आया तो थैंक यू बोले। समझ में आया? चलो